तो कैसे हैं मेरे भाइयों और उनकी बहनों। आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और हम जो है आज आपका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे रिटर्न्स का। नेक्स्ट क्लास में सप्लाई कंप्लीट करा दूंगा, फिर एग्जामिशन करा दूंगा और आपका सिलेबस हो जाएगा। यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट बचेगा, उस पर तो डिटेल में चर्चा करेंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली में। लेट फीस फॉर अदर देन रिटर्न में करा चुका। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 48, रूल नंबर 83 एंड 84। क्या मुझे सेक्शन नंबर याद है क्या? दी आंसर इज नो। मेरे टाइम जीएसटी था भी नहीं, मेरे टाइम था सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, वैट। उसके सेक्शन याद है क्या? अरे भाई नहीं, मैं जीएसटी की प्रैक्टिस थोड़ी करता हूँ या इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं प्रैक्टिस थोड़ी करता हूँ। जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अगर मैं ऑडिटिंग में हूँ तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बिना देखे बता दूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिना देखे बता दूंगा, क्योंकि मैं उसका काम करता हूँ और मैंने मेजॉरिटी उसी का काम करा है। डायरेक्ट टैक्सेस में काम करेंगे तो उसके सेक्शन नंबर बिना देखे बता देंगे, क्योंकि वो यूज़ में आते हैं। आपको चाहे एग्ज़ाम के लिए मैंने याद करे हो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रोविजंस पता होंगे बट सेक्शन नंबर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर ही पता होंगे, सारे नहीं पता होंगे। हाँ जी, किसको? बिग फोर के पार्टनर को ही पूछ लीजिए, जो वो इस्तेमाल कर रहे चीज़ें उसको सिर्फ उतना ही पता होगा। तो जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं आपको वही चीज़ रिटेन रहती है। एग्ज़ाम अलग चीज़ है। एग्ज़ाम में आपको जो है पेपर पास करने के लिए चीज़ें याद करनी होती है, जिसमें सेक्शन नंबर बार बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको वो याद हो जाते हैं और करने भी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में एग्ज़ाम आपका यही चीज़ें टेस्ट कर रहा है कि आपको प्रोविजंस, उसके सेक्शन नंबर, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एप्लीकेशन और केस स्टडी अगर आती है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा काम है ही नहीं सेक्शन नंबर याद करने का, मैं क्यों करूँ भाई? प्रोविज़न मुझे सारे मालूम ही है, बस बुक खोलता हूँ पढ़ा देता हूँ, कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स सेक्शन नंबर 48, रूल नंबर 83 एंड 84, और ये सब सीजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन लोग होते हैं? देखिए, सीए जो लोग होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो जीएसटी की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो आपके रिटर्न भरते हैं तो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल से भरते हैं। पर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इनको जीएसटी के कंप्लाइंस में लोगों की हेल्प करने के लिए एक लाइसेंस दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, और इसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, फिर आप लोगों के बिहाफ पर उनकी रिटर्नें भर सकते हैं अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल से। हु कैन बी अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर? इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, यानी पागल ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट उसको घोषित कोर्ट ने ना करा हो, नॉट बीन कन्विक्टेड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट, किसी कोर्ट ने उसको आरोपी ना घोषित किया हो, सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन, या तो वो रिटायर्ड ऑफिसर हो, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट वाइज भी होते हैं, सेंटर वाइज भी होते हैं। अब जीएसटी तो सेंटर स्टेट दोनों का है, पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स तो एक ही बनेंगे भैया, वो सेंटर हो या स्टेट हो, एक ही बात है। जीएसटी प्रैक्टिशनर तो जीएसटी प्रैक्टिशनर है, वन नेशन वन टैक्स। तो किसी भी स्टेट के अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो पहले टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, या फिर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम जो पहले हुआ करता था, हु ड्यूरिंग सर्विस अंडर गवर्नमेंट हैड वर्कड इन अ पोस्ट नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर फॉर एटलीस्ट 2 years। गेजेटेड ऑफिसर में भी कई पोस्ट होती हैं, ग्रुप ए बी सी, तो ग्रुप बी लिखा हुआ है। अब इस ग्रुप बी का क्या रेलेवेंस है? जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें पता होगा भाई कि इसमें कितना सैलरी मिलता है, इनके क्या अधिकार होते हैं, क्या नहीं होते। वो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आप चाहें तो गूगल पर होमवर्क के रूप में जाकर जो है देख सकते हैं। मतलब यही है कि ग्रेडिंग हो रखी होती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो ग्रुप बी की बात करी जा रही है। अब इसकी पावर या अधिकार क्या होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, आपके कोर्स का पार्ट है नहीं। एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years। भाई जब जीएसटी नहीं आया था तो क्या था? सेल्स टैक्स। उसमें भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का कॉन्सेप्ट था, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट था। और अगर आपने अपने आप को एनरोल कराया हुआ था और कम से कम आपने 5 साल के लिए अगर फॉलो करा है, तो उस केस में आप जीएसटी के प्रैक्टिशनर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। हैज़ एक्वायर्ड एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड बिलो। इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री है, कॉमर्स में, लॉ में, बैंकिंग, इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग। भाई हायर ऑडिटिंग पहली बार सुन रहा हूँ मैं, इसका क्या मतलब होता है?
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय लॉ। डिग्री एग्जामिनेशन किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का करा हुआ है जो इंडियन यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट है, यानी बाहर से आपने जो है ग्रेजुएशन कर लिया, वो इंडिया के ग्रेजुएशन के बराबर है, तो भी जो है मान लिया जाएगा कि ओके है। कई लोग 12वीं के बाद बाहर से जो है ग्रेजुएशन करते हैं। एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल फॉर दिस पर्पस, या फिर सरकार ने कोई और एग्जामिनेशन बताई हो तो आप वो भी पास कर सकते हैं। बताई है कि नहीं बताई वो नीचे पढ़ेंगे। या आपने कोई भी डिग्री एग्जामिनेशन दिया हो इंडियन यूनिवर्सिटी का या फॉरेन यूनिवर्सिटी का, उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। फ़र्क क्या है भाई, पहले वाले में तो कहते हैं कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। फिर कहते हैं ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉरेन यूनिवर्सिटी की, ठीक है भाई, जो इंडिया की डिग्री के बराबर है। फिर कहते हैं कि भैया कोई भी डिग्री एग्जामिनेशन हो इंडियन यूनिवर्सिटी की या फॉरेन यूनिवर्सिटी की जिसको रिकॉग्नाइज करा हुआ है इंडियन यूनिवर्सिटी ने इक्विवेलेंट ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन, कि भैया अगर आपने ये वाला एग्जाम पास कर दिया, देखो बहुत सारे डिप्लोमा भी होते हैं, अगर आप वो 2-3 साल कर लेते हैं तो उसे डिग्री के बराबर मान लिया जाता है। एक्चुअल में वो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होती है। या फिर आपने ICAI का, ICSI का, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का फाइनल एग्जामिनेशन पास कर लिया है, तो उस केस में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ये आपके काम है। GST प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं। आप आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भर पाएंगे, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल और फाइनल रिटर्न भर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कर पाएंगे डेफिनेटली जो भी आपका क्लाइंट है उसके बिहाफ पे, रिफंड क्लेम फाइल करना है कर पाएंगे, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अमेंडमेंट करनी है तो, या फिर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है तो कर पाएंगे अपने क्लाइंट का। कन्फर्मेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सॉट, वो लिख रखा है ना, रजिस्टर्ड पर्सन से कन्फर्मेशन लेने के बाद ही आप उसके बिहाफ पर ये सारा काम करेंगे। बल्कि आपको अलाउ होगा कि आप अपीयर करें एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनी ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर कोई मान लो डिमांड आती है या फिर आपने जितना भी टैक्स भरा है वो स्क्रूटनी में आता है और आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप आइए, अपने आप को जो है यहाँ पर प्रेजेंट करिए और बताइए कि आपका टैक्स ज़्यादा क्यों नहीं बनना चाहिए। हमें लगता है कि ज़्यादा बनना चाहिए, तो आप एक्सप्लेन करिए। तो वो जो एपलेट अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, एपलेट ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, अगर बुलावा आता है, समन आता है, तो उनके बिहाफ पर, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर आप जाकर उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। हेलो, हाँ जी दोस्तों, मेरी ड्रेस चेंज हो गई है और उसका कारण ये है कि जहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता था वहाँ पर कुछ बाहर काम चल रहा है और साउंड का इशू आ रहा है। हम लोग शायद कर रहे थे, आपका रिटर्न कर रहे थे ना 92, और हाँ आपकी जो बुक है वो भी अपलोड हो गई है। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज एन अप्रूव गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर to furnish information on his behalf to the government, such other functions in such manner as may be prescribed। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब बस यही है कि रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर को अप्रूव कर सकता है कि मेरे बिहाफ पर आप सारी चीज़ें कर लीजिए, गवर्नमेंट को डिटेल दे दीजिए, प्लेटफॉर्म को डिटेल दे दीजिए, GST पोर्टल पर डिटेल अपलोड कर दीजिए। GSTN will provide separate user ID and password to goods and service tax practitioners। यही तो फ़ायदा होता है। आप CA के पास जाएंगे, CA आपका लॉगिन कर कर अपलोड करेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप ही ने अपलोड करा है। बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर में वो अपनी लॉगिन ID से भी आपका रिटर्न भर सकते हैं टू अनेबल हिम टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स। दे कैन डू ऑल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर्स एज अलाउड अंडर GST लॉ। समझ गए आप? सारा काम टैक्स पेयर के बिहाफ पर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स कर सकते हैं, ताकि जो छोटे कारोबारी हैं वो इन लोगों के पास चले जाएं, GSTP के पास, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पास, और वो उनका सारा काम कर देंगे। अ टैक्स पेयर मे चूज अ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बाय सिंपली अनसेलेक्टिंग द प्रीवियस वन एंड देन चूजिंग अ न्यू GST practitioner on the common portal। Yes, when you log in on the common portal, you have the option to select or give the authority online to the goods and service tax practitioner, और जिसको सेलेक्ट करा है वही आपके बिहाफ पर रिटर्न भर पाएगा और सारे चालान वगैरह जो है जमा करा पाएगा। आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। फर्निशिंग रिटर्न्स थ्रू गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स, तो बता दो दिया रिटर्न भरेंगे। When a registered person opts to furnish his return through goods and service tax practitioner, such registered person gives his consent in the prescribed form to any goods and service tax practitioner to prepare and furnish his return
बिफोर कन्फर्मिंग सबमिशन ऑफ एनी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय GSTP, ensure that the facts mentioned in the return are true and correct. और जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर जमा कराएगा आपके बिहाफ पर, तो वो डिटेल्स लेगा तो आप ही से। जैसे मान लेते हैं कि आपका आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी है, तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल उसको सपना तो नहीं आएगा ना कि आपने इतनी इतनी सेल करी होगी, वो तो आप ही से कलेक्ट करेगा। तो उसे आप चेक कर लीजिए कि भाई सारी डिटेल सही है, क्योंकि उसके बाद एक बार आपने दे दिया तो वो जो है आपका GST रिटर्न भर देगा और फिर उसमें वही डिटेल चली जाएगी। Thus, the responsibility of correctness of any particular furnish in the return or other details filed by the GST practitioner shall continue to rest with the registered person on whose behalf such return and details are furnished. अब CA के पास जाते हैं डिटेल लेकर, CA उसके बेस पर रिटर्न भर देता है और कहते हैं CA ने गलत भर दिया। अरे भाई, आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो गलत चीज़ ही तो जाएगी ना। फिर यहाँ पर भी देख लो, आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो उसी इन्फॉर्मेशन को तो आगे प्रोसेस करेंगे। रिटर्न भरना एक काम है। रिटर्न भरने का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में सरकार को जमा कराना है। तो अगर आप डेटा सही देंगे तो उसको सही जगह भरना CA का काम है, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं तो उनका काम है। पर डेटा ही गलत दिया है तो जो डिटेल यहाँ डाली जाएगी वो गलत जाएगी, और गलत जाएगी तो उसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं जी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा GST के कॉमन पोर्टल पर कि मैं GST प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूँ। जो एप्लीकेशन है वो स्क्रूटनाइज करी जाएगी और आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट भी ग्रांट होगा। ऐसे ही ग्रांट हो जाएगा नहीं, उसके लिए आपको कोई पेपर भी पास करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं होता, आपको एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है। इन केस दी एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड तो उसका रीज़न भी आपको दिया जाएगा, और ये हमेशा के लिए है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपने अप्लाई करा और वो सामने वाला डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको रीज़न ज़रूर देगा। द एनरोलमेंट वंस डन रिमेन्स वैलिड टिल इट इज़ कैंसल्ड। ये अच्छा है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, हमेशा ही वैलिड रहेगा। नो पर्सन एनरोल्ड एज अ गुड्स एंड सर्विसेज प्रैक्टिशनर इज एलिजिबल टू रिमेन एनरोल्ड अनलेस ही पासिस सच एग्जामिनेशन एज कंडक्टेड बाय NACIN। भैया ये NACIN क्या होता है भाई? नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। मुझे भी नहीं पता थी इसकी फुल फॉर्म, अभी गूगल पे देखी है, नई एजेंसी आ गई है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की अलग अलग एजेंसीज होती है। हालांकि कुछ बेनिफिट भी दिया हुआ है। एनी पर्सन हु हैज़ बीन एनरोल्ड एज GST प्रैक्टिशनर बाय वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर under the earlier indirect tax laws can remain enrolled only for a period of 30 months from the appointed date unless he passes the said examination within the period of 30 months। अब इस पूरे लाइनों का या पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है? अगर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। बट यदि आप पुराने वाले हमारा जो सेल्स टैक्स था उसमें आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे या आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, तो ऑटोमेटिकली आपको GST प्रैक्टिशनर बना दिया जाएगा। अप्लाई कर सकते हो और आप मान ली जाएंगे कि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, पर आपको फिर 30 मंथ्स के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम को क्लियर करना ही होगा। 1 जनवरी 2021 से कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, और वो क्या बेनिफिट है आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे तो मंथली रिटर्न जाती है, पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों ही क्वार्टरली बेसिस पर भर सकते हैं। रिटर्न भले ही क्वार्टरली बेसिस पर ये भर सकते हैं। वैसे तो अभी तक पहले कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को क्वार्टरली था, फिर उनका ईयरली कर दिया। अभी जो आपने पढ़ा होगा वो ईयरली पढ़ा होगा कि कॉम्पोजिशन वाले ईयरली जो है रिटर्न भरते हैं और क्वार्टरली जो है टैक्स की पेमेंट करते हैं। फिर आपने पढ़ा कि जो नॉर्मल प्रोविजंस में फॉल करते हैं वो मंथली रिटर्न भरते हैं, मंथली टैक्स पे करते हैं। पर उसमें एक कैटेगरी और बना दी कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो अपनी GSTR 3 भी GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे भर सकते हैं, पर जो टैक्स है वो पिछले क्वार्टर का 35% पहले महीने में देंगे, 35% दूसरे महीने में देंगे, और बाकी का जो है आखिरी महीने में पेमेंट करेंगे। तो प्रोविजनल बेसिस पर पेमेंट कर दी गई है। यानी कि मान लेते हैं मेरा अप्रैल मई जून का क्वार्टर गया, और अप्रैल मई जून के क्वार्टर में मेरा जो भी टैक्स था, मान लेते हैं कि 3 लाख रुपए का टैक्स था। मान लेते हैं कि 3 लाख रुपए का आपका टैक्स था अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने का। पिछले साल की बात करते हैं, दिसंबर 20 के प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। 3 लाख रुपए का आपका टैक्स बना था इस क्वार्टर का, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर का। ठीक है जी। अब जनवरी से आपको एक स्कीम में बेनिफिट दे दिया, जनवरी से मार्च का जो चल रहा है क्वार्टर,
उसमें आप इस 3 लाख का 30% जनवरी में पे कर सकते हैं, यानी 90,000। 90 आएगा क्या, नहीं सॉरी 35%, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 लाख का 35%, 1,05,000। तो 1,05,000 आप जनवरी में पे करेंगे, 1,05,000 आप फेबररी में पे करेंगे, और रिमेनिंग जितना भी एक्चुअल आएगा वो आप मार्च में पे करेंगे, मतलब मार्च ख़त्म होने के बाद पे करेंगे। जैसे हर महीना ख़त्म होता है ना, और हर महीना ख़त्म होने के बाद उसके अगले महीने की 20 तारीख तक रिटर्न और टैक्स की पेमेंट करनी होती है। इसमें आप टैक्स की पेमेंट तो करेंगे बट रिटर्न नहीं भरेंगे, क्योंकि आपका टर्नओवर कम है। प्रोविजनल पेमेंट करते जाएंगे एस्टिमेटेड बेसिस पर, और फिर क्वार्टरली रिटर्न आप भर पाएंगे। और क्वार्टरली रिटर्न भी कब भरेंगे, GSTR 1 सबके लिए 10 तारीख दे रखी है, हर महीना ख़त्म होने की अगले महीने की 10 तारीख। इनके लिए 13th डे दे रखा है, क्वार्टर ख़त्म होने के 13वें दिन, यानी मार्च का क्वार्टर ख़त्म होगा तो 13 अप्रैल तक GSTR 1 भरेंगे उस क्वार्टर की। समझे क्या बोला है, महीने वाली रिटर्न को क्वार्टरली कर दिया गया, हालांकि टैक्स की पेमेंट मंथली होगी प्रोविजनल बेसिस पर। एक और नोटिफिकेशन आई थी 2020 में, उसमें ड्यू डेट को रिवाइज कर दिया गया है फॉर फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न ऑफ GSTR 1। जिन लोगों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का या करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो लोग GSTR 1 13th ऑफ द मंथ तक भर सकते हैं, सक्सीडिंग द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये डेट जो है वो आपकी सिर्फ दिसंबर 20 और मार्च 21 के लिए एप्लीकेबल है। सर इसमें और ऊपर वाली नोटिफिकेशन में क्या फ़र्क है? देखिए, दो चीज़ें हैं, ये नोटिफिकेशन आई पहले और दूसरी नोटिफिकेशन आई बाद में। पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेनिफिट दिया कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं। बाद में इन्होंने कहा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक भी होगा वो भी क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं, यानी महीने की जगह पर क्वार्टर में भर सकते हैं। तो इसीलिए पहले ये नोटिफिकेशन आई, उसके बाद दूसरी नोटिफिकेशन आई। तो पहली नोटिफिकेशन 1.5 करोड़ की लिमिट वालों को बेनिफिट दिया सिर्फ GSTR 1 के लिए, कि आप क्वार्टरली अपना भर सकते हैं GSTR 1। क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जो 13वां तारीख आएगी अगले महीने की, उसमें भर सकते हैं। जिनका 5 करोड़ से कम है टर्नओवर, 5 करोड़ तक है, अप टू होगा, ये अप टू होगा, देख लेना इसको, लेस देन तो नहीं होना चाहिए, अप टू होगा। वो GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों ही, यानी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल और जो समरी जाती है कि आउटवर्ड माइनस इतना इनवर्ड, इतना इनपुट मिलेगा, ये मेरा बैलेंस आ रहा है, वो सारी डिटेल्स ये लोग क्वार्टरली सबमिट कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो मंथली फाइलर्स होंगे, जो हर महीने अपनी रिटर्न भरेंगे, उस केस में सब लोग अपनी GSTR 1 भर देंगे, और GSTR 1 भरने के बाद जो जो उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई में दिखाया है वो सामने वाले व्यक्ति को GSTR 2A एंड GSTR 2B दोनों में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये GSTR 2B एक नई रिटर्न आई है, ऑटोमेटिक जो है चीज़ें इसमें आती है, मॉडिफिकेशन है नहीं कर सकते हो, ताकि आप फटाफट से इसको एक्सेप्ट कर लें। और जितना GSTR 2B में डिटेल आ रही है, यानी कि जितना आपने सामान खरीदा और उस पर GST पे करा है उसकी डिटेल आ रही है, विदाउट मॉडिफिकेशन यू कैन एक्सेप्ट इट एंड टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए जो है 1 अप्रैल 21 से ये फैसिलिटी शुरू होगी, जिसमें कि वो GSTR 2A की जगह उन्हें GSTR 2B में एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा। बस जो भी चीज़ें आई उसको ओके करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लो, आगे जाओ। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट टू इंश्योर सच ऑटो जनरेशन ऑफ ITC एंड द लाइबिलिटी ऑफ GSTR एंड द लाइबिलिटी इन GSTR 3B, GSTR 1 सभी लोगों को मैंडेटरली भरनी पड़ेगी। और आखिरी पॉइंट है कि GSTR 1 और GSTR 3B जो है वो 31 मार्च 21 तक वैसा ही चलते जाएगा जैसे कि वो ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद GST लॉ में जो अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो कर दी जाएगी, ताकि इनको हम डिफ़ॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में उतार दें। GSTR 1 GSTR 3B जो है वो डिफ़ॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आ जाएगी। पहले GSTR 3B नहीं होती थी, GSTR 3 होती थी। तो यानी कुल मिलाकर अगर कन्फ्यूजन को दूर करा जाए, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि फ़िलहाल जो है अभी GSTR 1 है जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, और इसे आप वैसे तो 10 तारीख तक भरते हैं, बट कुछ लोग जो है वो 13 तारीख तक भर सकते हैं। GSTR 1 भरने के बाद सबकी जब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल चली गई, तो जिन जिन का नाम उन्होंने डाला है उनके पास GSTR 2A में डिटेल आ जाती है कि आपने ये सारा सामान खरीदा है और इतना टैक्स पे करा है, इसका आप इनपुट ले सकते हैं।
अभी GSTR 2A के बाद GSTR 2B एक नई रिटर्न आने वाली है जिसमें भी सेम डिटेल शो होगी, पर उसमें आप फटाफट से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको जो है मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी और उतना ही आपको इनपुट मिल जाएगा। जब ये सारा काम हो गया तो उसके बाद आप फाइनली GSTR 3B भरते हैं, जिसमें समरी फॉर्म में जो है चीज़ें आती है, आउटपुट इतना, इनपुट इतना, इतना टैक्स पेबल है और इतना आपने टैक्स दे दिया, ऐसे कर जो है आप उसे जमा करा देते हैं। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको जो है सारा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। जो लोग 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर रखते हैं उनके लिए बेनिफिट दिया गया था कि भैया वो 13 तारीख तक क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं, यानी क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 13 तारीख तक भर सकते हैं। पर ये सिर्फ 2 ही क्वार्टर के लिए करा गया था बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी कि चलो इनको छोड़ो 1 जनवरी 21 से तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक भी है वो भी अपनी GSTR 1 GSTR 3 भी क्वार्टरली बेसिस पर भर सकते हैं। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारे GST लॉ में बदलाव आते रहते हैं, बाद में और बदलाव आएंगे, तो जो भी अमेंडमेंट होगी मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।